channel MedGX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So students, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस. सो ये सेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि PYQs के साथ साथ हम लोग ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल का पार्ट होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ही जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो होता है. तो आप जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो थर्मो वाले चैप्टर से या फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर से. तो शुरू करते हैं हम अपना PYQs का सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो बताओ कितने बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन A2 plus 3B2 plus 2AB3 gives us 2AB3. सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमारे कैसे हैं, गैसियस हैं. द एंथैल्पी चेंज मतलब वी आर गिवन विद डेल्टा एच. तो जो चीजें मुझे गिवन है उनको मैं लिख लेती हूँ. डेल्टा एच मुझे कितना दिया है, 15 किलो जूल. ठीक है. देन इंटरनल एनर्जी चेंज मुझसे पूछा गया है और एक केमिकल रिएक्शन दिया है. टेम्परेचर हमको दिया है 300 केल्विन. अब आपको जो आंसर्स दिए हैं वो जूल में दिए हैं, तो डेल्टा एच को भी हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, जूल्स में. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 15,000 जूल्स. ठीक है जी. अब हम सबको ये रिलेशन पता होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT. और देखो बिल्कुल 2024 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है. इस रिलेशन में से आप पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो इस रिलेशन को. आई थिंक ये हर बच्चे को याद होना चाहिए. और ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमारा एंथैल्पी क्या है, दिस इज द नेट हीट कंटेंट, है ना बेटा. इसको हम कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं, डेल्टा एच हमारा किसके बराबर होता है, QP के बराबर होता है. डेल्टा यू हमारा क्या होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV के बराबर होता है. तो आपको ये सिनोनिम्स भी पता होने चाहिए. हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच ना लिख के ऐसा लिख देता कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तब भी आपको समझना था कि उसने हमें डेल्टा एच दिया है और इंटरनल एनर्जी पूछा है. तो उस वक्त हमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो इस रिलेशन को हम QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NgRT भी लिख सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली उसने एंथैल्पी चेंज बोला है, तो हम लोग डेल्टा एच हमें पता है. बट इन केस क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए. चलिए, तो आपके पास आप डेल्टा NG देखो निकाल सकते हो आराम से. 2 मोल इसके हैं. ध्यान रहे सारे गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स ही हमें लेने हैं. सो ये 2, ये हमारे पास यहाँ से 3, यहाँ से 1. तो 2 माइनस तुम्हारा डेल्टा NG कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा NG इज 2 माइनस 4 दैट इज -2. कितना आ गया, -2. अब मुझे यहाँ पर सारी चीजें पता है. आई हैव टू जस्ट पुट दीज थिंग्स in this particular equation. I have delta H 15,000 joules and delta U we have to calculate, delta Ng we have -2. अच्छा, जूल में है हमारा आंसर, तो हम लोग R की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 8.314. और टेम्परेचर हमें कितना, इसे मैं मिटा रही हूँ यहाँ से, टेम्परेचर हमें कितना दिया है, 300 केल्विन. ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो. यहाँ से 15,000 ऐसे रहेगा अभी, डेल्टा यू प्लस माइनस माइनस, अच्छा 2 इंटू 300 कर दो, कैल्विन लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो सिर्फ 300. अच्छा -600 इंटू 8.314. अच्छा इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा यू -6, ये अगर अपॉन में चला गया, डेसिमल हटा दिया मैंने, तो क्या बच जाएगा, 8314 अपॉन 10, क्योंकि ये 0 कट जाएगा. 6 इंटू 831.4. अब देखो सिंपल आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है. तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा यू -6 4 = 24. ठीक है, तो 6 1 = 6, यहाँ से हमारे पास 2 गया था ऊपर,
ये आ जाएगा हमारे पास 8, 6 3 जा 18 एंड 6 8 जा 48, तो ये आ जाएगा 49.88। ठीक है, 49.88। तो डेल्टा यू हमारा कितना आ जाएगा, ये वाली चीज इस तरफ जाएगी, तो दिस विल बी 15,000 प्लस 4988.4। तो आप इसे ऐड करोगे और ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है, मुझे लगता है इनमें से ऐड करके ये आने वाला है 19988.4। ठीक है, सिंपल, यही चीज आएगी ऐड करके, आप देख लो। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट आंसर। तो आप देख लो कितना सिंपल कैलकुलेशन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नीट में हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2024 का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere is। देखो इसने हमें ऑलरेडी लिख रखा है कि प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो हमें इन्हीं कीवर्ड्स को कैच करके समझना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। क्वेश्चन में जो आप ये कीवर्ड्स देखोगे, आप बेटा यहीं से पहचानोगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो एक बारी क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और हम लोग को समझ भी आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना सिंपल आएगा और क्या क्या हमें उस वक्त माइंड में रखना है। तो जैसे बेटा आप सोचो, आपने वर्क डन के कितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं इस चैप्टर में। मेन फॉर्मूलाज मैं लिख रही हूँ जो हमारे मोस्टली जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे सिलेबस में जो वर्क डन है दैट इज पीवी वर्क, है ना। पीवी वर्क है, सिर्फ पीवी वर्क है, जो भी कंप्रेशन एक्सपेंशन की वजह से वर्क होता है दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अब ये जो वर्क डन है आपका पीवी वर्क है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, क्योंकि हम सबको पता है हीट और वर्क कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होता है, तो ये प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगी कि प्रोसेस कैसा है। तो हर एक प्रोसेस के लिए हमारा वर्क का फॉर्मूला कैसा होगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर आपकी प्रोसेस है रिवर्सिबल, अगर आपकी प्रोसेस है रिवर्सिबल, आपकी प्रोसेस है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, या आपके पास कोई है केमिकल रिएक्शन, तो आप वर्क किस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, हम छोटा सा एक क्विक रिकैप ले रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस में ध्यान रहे कि हमें क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे पास है, क्या क्या यूज। तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर रही हूँ, हम पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं, बट स्टिल एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो देखो हमसे वहां पे पूछा हुआ है रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन। तो मैं आपको बताती हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है जी, आइसोथर्मल आपका कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो 2.303 nRT log, और हमें पता है प्रेशर दिया है, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, तो ऊपर क्या आएगा P1, नीचे क्या आएगा P2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय तुम्हारा फाइनल प्रेशर, तो ये हो गया। इरिवर्सिबल में तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज योर वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही हमारा इरिवर्सिबल। अच्छा मैम ये तो उसने लिख दिया रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर वो ना लिखे तो हम क्या करेंगे। तो एक और कीवर्ड बेटा ध्यान रखना है आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो P एक्सटर्नल होता है वो वेरिएबल होता है। अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो आप ये वर्ड कैच करना कि उसने कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल, या फिर इरिवर्सिबल है। अगर उसने इरिवर्सिबल वर्ड नहीं लिखा है तो वो क्या लिखेगा, P एक्सटर्नल कांस्टेंट। कैसा होता है आपका P एक्सटर्नल कांस्टेंट। ठीक है, तो वर्क का आपका फॉर्मूला क्या क्या होता है, एक ये
अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है कि वैक्यूम में हो रहा हो, तो वैक्यूम में आपको पता है पी एक्सटर्नल 0 होता है तो वर्क 0 होता है। आइसोकोरिक हो तो आपको पता है कि वर्क आपका 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में आपका एक ही फॉर्मूला है दैट इज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। आपको यही यूज करना है। आगे आप देखोगे वर्क के कोई वर्क निकालना होगा वहां पे इरिवर्सिबल के लिए भी आएगा। हो सकता है आपको वो थोड़ा सा क्या कर दे कि एक्सटर्नल प्रेशर ना दे आपको। हमें पता है प्रोसेस में या तो कंप्रेशन हो रहा होगा या तो एक्सपेंशन, तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा? P2 के बराबर। P2 क्या है तुम्हारा? फाइनल प्रेशर। जो भी फाइनल प्रेशर दिया होगा वही तो हमारा P एक्सटर्नल होगा। तो आप कैसे निकाल लोगे? P2 डेल्टा V। ठीक है, और अगर उसे कुछ वेरिएशन करनी होगी तो वो क्या कर देगा? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जो होगा वो नहीं देगा। तो तुम्हें पता है PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो हम वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन P बोल सकते हैं। और तुम्हें पता है कि डेल्टा V क्या होता है? V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो तुम क्या कर सकते हो? P2 इज इक्वल टू, आपको प्रेशर तो दिया होगा, आप बोलोगे एनआरटी P2 माइनस एनआरटी P1। यही फॉर्मूलाज हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिए तुम्हारा जी वर्क डन होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक बारी वर्क डन के फॉर्मूलाज रिवाइज करा दिए। अब जरा अपना क्वेश्चन देखें। अब मेरे को लगता है हर बच्चा कर लेगा, 2024 का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। आपको ये तो समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो आपको पता है रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा -2.303 NRT लॉग, अच्छा क्या दिया? प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर में क्या आएगा? ऊपर आएगा तुम्हारा P इनिशियल P1 अपॉन P2। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो क्या क्या गिवन है, -2.303 एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई? 1। आर कितना लोगे? अच्छा कैलोरीज में आंसर, या और गिवन भी आर की वैल्यू 2 कैलोरी, तो तुम कितना लोगे? 2 लोगे। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या कभी हम सेल्सियस में टेम्परेचर रखते हैं? नहीं रखते ना। तो 298 उसको कैल्विन में चेंज कर दोगे 273 ऐड करके। लॉग P1 कितना है तुम्हारा भाई? P1 इज 20, P1 इज 20, ये 10, तो यहां से क्या आ गया? log 2 आ गया। क्या तुमको log 2 का वैल्यू याद है? क्या तुम्हें log 2 का वैल्यू याद है? होना चाहिए कितना होता है? 0.3, 0.3 दिया नहीं है इन्होंने, है ना, तो इतना याद होना चाहिए। अब आंसर क्या आ सकता है भाई? अगर मुझे नहीं कैलकुलेट करना है तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। 0 तो नहीं आ सकता ना, ये सब मल्टीप्लाई करके नहीं आ सकता। अच्छा 100 आ सकता है? नहीं आ सकता मैम 100 कहीं से भी, तो 413 ही आएगा। अब दो ऑप्शन है 413.14 में, आपके पास माइनस वाला होगा प्लस वाला, तो देख लो आगे माइनस साइन है, वो तो माइनस ही रहेगा ना। तो आंसर आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है जी, इतना कैलोरीज, तो आपका ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आप लोग के लिए आसान हो गया होगा इसे करना, इजी था ना बेटा। चलो अब नेक्स्ट, ये तो अपना तुम्हें समझाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना अगेन बेटा 2024 में इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है इन सबको। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है ये सबको पता है, ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। मैं ब्लैक से करती हूँ, आई थिंक कई बार येलो से ना दिखता नहीं है व्हाइट पे। तो आइसोथर्मल कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोकोरिक क्या होती है? जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। आइसोबारिक, आइसोबारिक आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। एडियाबैटिक आपकी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो कर लो ऑप्शन मैच। आइसोथर्मल का सेकंड है, ए का सेकंड है, तो किस में है? फोर्थ ऑप्शन में ही है सिर्फ सेकंड। बी का इन्होंने थर्ड मैच किया होगा फिर, हाँ ठीक है ऑप्शन ठीक है, देख लो एक बारी। ठीक है जी।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये 2023 का है, देख लो अब 2023 में भी क्या कमाल किया इन्होंने हमारे थर्मो के क्वेश्चंस में। ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, वाटर की फॉर्मेशन दी है H2 प्लस O2, 2H2, 2 मोल वाटर बन रहा है, उसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है -483.64 किलो जूल। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर डीकंपोजिशन ऑफ 1 मोल वाटर। तो पहली बात है, ये आपको फॉर्मेशन के लिए दिया है, यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस कैसा होगा, ये प्रोसेस का डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, इससे उल्टा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो आप अगर इसे लिखते हो उल्टा, इसके लिए जो डेल्टा एच होगा 2 मोल वाटर के लिए, वो डेल्टा एच होगा 483.64 किलो जूल। लेकिन इन्होंने 1 मोल के लिए पूछा है, ये तो 2 मोल का है, तो 1 मोल का कितना होगा डेल्टा एच फॉर 1 मोल। अगर मैम 2 मोल का ये है तो 1 मोल का 483.64 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 241.82 किलो जूल। ठीक है, एकदम कैलकुलेशन करने से पहले ये भी देख लिया करो, यहाँ पर ही आपको सिंपल सा ऑप्शन दिख जाएगा जो आपको ऑब्वियसली 100 आएगा नहीं 18, वैसे इसको कोई आप डिवाइड भी कर लो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आराम से डिवाइड हो जाएगा ये। लेकिन इजी है ना अपने लिए कि ऐसे ऑप्शन तो जल्दी दिख ही जाएगा कि ये नहीं हो सकते, तो और फास्ट हो जाएगा, हमें हमें क्या करना है और फास्ट करना है। तो एक बार हम ऑप्शंस को भी देख लिया करेंगे। चलो, अब आपके पास है द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशंस ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन A plus B gives us C plus D are 2, 3, 10, 6 mole liter inverse respectively at 300 Kelvin. Delta G naught for the reaction is। अब आपको डेल्टा जी का एक तो फॉर्मूला रटा होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैम एक और फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, जो कि आपका दूसरा फॉर्मूला ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, रिएक्शन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन होती है तो उसके लिए आपका डेल्टा जी 0 होता है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्यू है, वो किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। K इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तभी निकलेगा, हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब तो अपने पास ये आ गया, ठीक है, इसको लॉग में चेंज कर ले, हमें तो सॉल्व करना है। -2.303 -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। अब आपके पास आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको जी नॉट ही तो कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या गिवन है, 2.303 आर। आर कितना लोगे भाई इस रिएक्शन में, कैलोरीज में आंसर है 2 लोगे ना। टेम्परेचर कितना दे रखा है अपने पास 300 लॉग। अच्छा, लॉग में अपने पास अब देखो के कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखते थे इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 10, 6 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 1 है, सो वी कैन राइट लॉग 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो ये तो कट गया ना 6 यहाँ से, 2 इंटू 3 6 ही तो होता है, 6 कट गया तो log 10 कितना होता है 1, है ना, इजी था। -2.303 ये कितना है 300 इंटू 2 इंटू 300। अब ये तुम क्या करो, इसको तुम मल्टीप्लाई करो और देखो तुम्हारा क्या आंसर आएगा। इसको तुम्हें प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड आई थिंक सो तुम्हारा इसे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आना चाहिए, ये दोनों तो नहीं आ सकते। एंड दीज ऑप्शंस आर वेरी वेरी क्लोज। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा ये तो नहीं आ सकता, ठीक है, ये तो नहीं आ सकता। यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमारा आंसर तो माइनस में आएगा ना। तो अपने पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Which amongst the following options is the correct relation between delta change in enthalpy and internal है? अरे अभी अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, ये रिलेशन यूज करके किया ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये तो अभी अभी हमने रिलेशन किया। मैंने बोला ये रिलेशन तो तुमको याद ही होना चाहिए। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Delta U for this process is, सारी वैल्यूज दे रखी है यार, देखो तुम्हें, और डेल्टा यू पूछा हुआ है, लेकिन तुम्हें कीवर्ड कैच करने हैं। कीवर्ड्स तुम्हारे क्या है? आइसोथर्मल। प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल। मैंने बोला है कि थर्मो बच्चों को टफ इसलिए लगती है, थर्मो टफ नहीं है, बट आपको टफ इसलिए लगती है, आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें जो आपके न्यूमेरिकल में जो वर्ड्स छुपे होते हैं, आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो। आपने सारी प्रोसेसेस पढ़ रखी होती है, आपको हर एक कंडीशन पता होती है, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा होता है, बट जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो, आपके दिमाग से वो बातें कहीं ना कहीं भूल चुकी होती हैं। That's why we say that constant revision is very very important. And see, the question is not tough, it's just that कि आप उसमें वैल्यूज देख के कंफ्यूज होने लग के सॉल्व करने लग जाते हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला लगाने लग जाते हो, या फिर आप ये वर्ड्स कैच कर पाते हो ना। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, ऐसे लिखती हूँ मैं, आइडियल गैस है ना ये, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस internal energy, internal energy, internal energy is the function, is the function, is the function of temperature। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो भाई आइसोथर्मल में तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, तो तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है जी, तो ये चीज जीरो है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? तुम्हारा डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो खुद से बेटा इसको करने की एक बारी। हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे, बट तुम स्टेट्स ऑफ मैटर इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल तुम आई नो दैट फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ते हो ये सब, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आपने तुमने कहाँ पढ़ रखे हैं? अपना फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे। केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे, लेकिन अभी वो चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस में। तो देखो, a vessel contain 3.2 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस एट STP। ओके, तो आपको दे रखा है इतना डाइऑक्सीजन, ठीक है जी, एट STP। द गैस इज नाउ ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल। हमने उस गैस को अनदर वेसल में शिफ्ट कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारी चीजें हमने, अपना टेम्परेचर जो था वो एक कांस्टेंट मेंटेन करके रखा, वेयर प्रेशर बिकम्स 1/3 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द न्यू वेसल इन लीटर्स। हमें क्या करना है? न्यू वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एक बार मैं ओल्ड वेसल का फाइंड आउट कर लूं कितना वॉल्यूम है। ठीक है जी, तो अब कैसे निकालूंगी मैं? अगर मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल जो इसकी पहली स्टेटमेंट है वो तुम्हारी मोल कॉन्सेप्ट से ही होनी है। मान लो ये आगे की कहानी नहीं दी है, मैं तुमको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि एक वेसल है जिसमें 3.2 ग्राम डाइऑक्सीजन गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, तुम मुझे उसका वॉल्यूम बता दो। मैम हम मास देख के तो वॉल्यूम नहीं बता सकते, लेकिन हमें मोल का वॉल्यूम जरूर पता होता है। हमें ये पता होता है कि एक मोल किसी भी गैस का, एक मोल एट STP कंडीशंस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको मोल में चेंज कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस टाइम पे इस वेसल में इस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। राइट, तो क्या हम इसको मोल में चेंज कर देंगे? देखो कितने मोल्स आ जाएंगे भाई O2 के, कितना मास है 3.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32, तो कितने आगे भाई 0.1। अब मैम हमें बताइए, या तो तुम वो फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम अपॉन 22.4, या सीधे देख लो ना, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स
तो 0.1 मोल का मैम कितना होगा 0.1 इंटू 22.4 विच इज 2.24 लीटर्स। ठीक है, ये मेरा आ गया V1। ठीक है, जो पहले इनिशियली जिस वेसल में हमारी गैस थी उसका वॉल्यूम इतना था। अब जब दूसरे वेसल में इसको ट्रांसफर कर दिया तब इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ध्यान रहे बेटा, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। उसने कहीं नहीं बोला कि मैंने गैस के मोल्स इंक्रीज कर दिए। तो क्या हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देखो प्रेशर भी चाहिए इसके लिए, तो प्रेशर के लिए वो क्या लाइन लिखता है, उसने तुम्हें प्रेशर के लिए भी बोला है कि वेयर प्रेशर बिकम्स 1/3 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। मान लो मेरा ओरिजिनल प्रेशर है P1 और फाइनल प्रेशर P2 है, लेकिन जो उसने बोला है जो फाइनल प्रेशर है दैट बिकम्स 1/3 ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर मेरा जो इनिशियल प्रेशर है, अगर मेरा इनिशियल प्रेशर P1 है तो जो मेरा फाइनल प्रेशर है जिसको मैं बोलती हूँ P2, वो उसने बोला है 1/3 ऑफ P1 है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ P2 इज 1/3 ऑफ P1, है ना, दैट इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर P1 था, तो P1 ही रहेगा। V1 इज इक्वल टू तुम्हारा P2 कितना आ जाएगा 1/3 P1 इंटू V2। तो ये P1 से देखो P1 कैंसल, P1 से P1 कैंसल, तुम्हारे पास जो V2 है, V2 क्या आ गया तुम्हारे पास, V2 आ गया तुम्हारे पास थ्राइस ऑफ V1, थ्राइस ऑफ V1। और V1 तुम्हारा कितना है, V1 है इतना, तो V2 हो गया तुम्हारा 3 इंटू 2.24 लीटर्स विच इज इक्वल टू 4 3 12, ठीक है, 3 2 6, तो ये आ जाएगा ऊपर 7.32 6.72 लीटर्स। हाँ जी 6.72 लीटर्स, बी ऑप्शन। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपल फॉर्मूला है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cp फॉर 1 मोल आइडियल गैस। अरे यार 1 मोल आइडियल गैस के लिए तो मैं Cp Cv का रिलेशन कितनी बार कराया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद करते हैं केमिस्ट्री में, तुम्हें फॉर्मूला याद भी होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे 4 नंबर फ्री हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या होगा भाई, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रही है आइडियल गैस की। अब तुम्हें पता है आइसोथर्मल कंडीशन है और आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, अभी अभी बताया, दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन किया, तो डेल्टा यू 0 होगा इसमें भाई, क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंट्रोपी के बारे में क्या बोलेंगे, एंट्रोपी 0 होगी या नॉन 0 होगी, तो बेटा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी 0 नहीं होती है, रैंडमनेस जो होती है वो 0 नहीं होती है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है वो कैसी होती है नेचर में, स्पॉन्टेनियस होती है। हम बोलते हैं ना, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होती है उनके लिए। सो आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस 2Cl के एटम चेंज हो रहे हैं मॉलिक्यूल में, द करेक्ट ऑप्शन इज। अच्छा, अब जब एक मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये प्रोसेस कैसी होगी, इसके लिए डेल्टा H होगा नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी ये। लेकिन एंट्रोपी पूछी है दूसरा, इस रिएक्शन की एंट्रोपी कैसी होगी, तो देखो यहाँ पे 2 गैस के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 1 थे, यहाँ रैंडमनेस कम हो रही है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस, तो यहाँ रैंडमनेस ज्यादा थी, यहाँ कम होगी भाई। 2 मॉलिक्यूल्स थे पहले, इधर उधर भाग रहे थे, अब एक ही बन गए वो मिलके,
तो अब रैंडमनेस कम हो गई, एंट्रोपी हमारी कम हो गई, तो डेल्टा एस भी तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव, दैट इज लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच इज ऑल्सो लेस देन जीरो, डेल्टा एस इज ऑल्सो लेस देन जीरो। तो ऑप्शन कैसा होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is, क्या होगा इसमें, एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या है और फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जल्दी सोचो। फ्री एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वैक्यूम। तो तुम्हारा फ्री एक्सपेंशन है तो तुम्हारा जो है पी एक्सटर्नल कैसा है, जीरो है, तो तुम्हारा वर्क भी कैसा हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। वर्क पूछा है ना, वर्क पूछा है, टेम्परेचर पूछा है, हीट पूछा है, तो वर्क जीरो है ना, वैक्यूम में तुम्हारा क्या होगा, वर्क जीरो होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू तुम्हारा कैसा होता है, जीरो होता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है सिस्टम में सराउंडिंग से, है ना, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता एडियाबैटिक में, तो क्यू जीरो। अब टेम्परेचर भी पूछा है, अच्छा मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, डेल्टा यू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो, तो तुम्हारा डेल्टा यू जीरो, है ना जी। अब अगर डेल्टा यू जीरो आइडियल गैस है, आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी जीरो, ठीक है, या ऐसे कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये जीरो तो डेल्टा टी भी तुम्हारा जीरो, तो यहां से सब कुछ जीरो, क्यू जीरो डेल्टा टी जीरो वर्क जीरो। समझ में आई बात, इजी इजी क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, इसमें मुझे लगता है कि तुम आंसर निकाल दोगे, आंसर तुम निकाल लोगे, लेकिन फिर भी अच्छा इस क्वेश्चन में, अच्छा हाँ इस क्वेश्चन में तुम्हारी गलती वैसे नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 2020 का क्वेश्चन है, चलो इसे करो, ठीक है, वो कोई और क्वेश्चन था जिसकी मैं बात करी थी, वो अभी आई थिंक आगे आएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो, if a certain reaction, if for a certain reaction तुम्हारा delta H reaction 30 किलो जूल है at 450 Kelvin, the value of delta S in जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल में निकालनी है वैल्यू, और यहाँ पे किलो जूल में दिया है, तो ध्यान रहे जिसमें पूछी है वैल्यू सारी उसी यूनिट में रखेंगे, ऐसा नहीं एक वैल्यू किलो जूल में, एक जूल में, और तुम मल्टीप्लाई डिवाइड किए जा रहे हो, तो ये यूनिट्स का ध्यान सारे बच्चे रखेंगे। फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट सेम टेम्परेचर इज, जब भी बेटा स्पॉन्टेनिटी की बात आएगी तो तुम्हें एक बात तो पता होनी चाहिए कि फॉर spontaneous reactions, for spontaneous reactions delta G is equal to negative, delta G is नेगेटिव, डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव, और डेल्टा जी होता क्या है तुम्हारा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब ये वैल्यू बड़ी होगी, है ना, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच कितना है भाई 30 किलो जूल, लेकिन मेरे को चाहिए जूल में, तो 30 इंटू 10⁻³ बन गया जूल में। टेम्परेचर कितना है 450, ठीक है जी, तो ये कर लेना तुम, ठीक है, 1000/15, तो ये तुम्हारा 67 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा जो आंसर है वो अप्रोक्स लेके करा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 70 आएगा आंसर, ठीक है, तो एंट्रोपी जो होगी तुम्हारी यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 70, ठीक है जी, माइनस साइन तो कहीं नहीं है, तो माइनस वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, 33 तुम्हारा यार वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, तो इतना तुम देख सकते हो कि इन ऑप्शंस में से तुम्हारे पास क्या बचता है। देखो इस क्वेश्चन को एक बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, next question is at standard conditions if the change in the enthalpy for the following reaction is -109 किलो जूल, ठीक है, ये किलो जूल है यहाँ पे, this is your
किलो जूल मोल इनवर्स H2 plus Br2 gives you 2 HBr. Given that bond energy of H2 and Br2 is 435 kilojoule mole inverse and this सारे यूनिट सेम है, ठीक है, पहले तो ये चेक कर लिया मैंने, ठीक है। आपको बोला है इसके लिए बॉन्ड एनर्जी निकालो HBr के लिए, ठीक है। हमें क्या दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा H, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर फॉर्मेशन दी होती तो क्या करते, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते, अगर हमें यहाँ पर क्या दिया होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एनर्जीज, तो क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। अच्छा, रिएक्टेंट में जो एनर्जीज हैं, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं हमको, मैं पूरा ऐसे सिर्फ वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है। कितना है, 435, ये वैल्यू कितना है रिएक्टेंट का, ये H2 के लिए, Br2 के लिए कितना है, प्लस 192। अच्छा, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा, लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है, अगर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि आपको ये 1 मोल का दिया है, यहाँ पे 2 होगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा। ये हो गया रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट के लिए पूछा गया है, HBr के लिए पूछा गया है, लेकिन कितने HBr है, 2, तो 2 और यहां से आ जाएगा तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, जो भी डेटा आएगा HBr के लिए, और डेल्टा H रिएक्शन आपको दे रखा है -109 किलो जूल, सबके यूनिट सेम है। अच्छा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 109, 435 प्लस 192, 5 2 7 9 10 11 12 1 4 1 5 6 627, ठीक है, -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। अब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, -109 माइनस 627 इज इक्वल टू -2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। अच्छा, अब इसको क्या ऐड कर दो, 7 9 16, 9 और 7 16, 1 कैरी, 2 3 और 6 प्लस 1 7, 736 आ गया। 736 is equal to -2 bond energy HBr, -2 2 से कैंसिल, अब 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr कितनी आ गई, 736 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर लो, देखो कौन सा आंसर आएगा तुम्हारा, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 1 यहाँ पे चला गया, तो 2 6 जा 12 and 2 8 are 16, 368 है आंसर, 368, हाँ जी, 368 is your answer, 368 is your answer, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन इजी था, इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, तो देखो ये क्वेश्चन की बात करी थी मैं, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आप लोग क्या करते हो, साइन का गड़बड़ कर जाते हो, सॉल्व तुम सारा सही करते हो, लेकिन एंड में तुम साइन का गड़बड़ करते हो। अब क्या करो, पॉज करो और वो गड़बड़ करो, फिर उसके बाद देखो, ठीक है, तभी सीखोगे। नाउ अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन expands from 0.1 to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is, आपको वर्क डन निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे भाई इसमें वर्क डन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन हमें क्या बोला है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर देखते ही समझ गए ना, इरिवर्सिबल है प्रोसेस। तो अब कंफ्यूज तो नहीं होगे कि रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा, इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, या इसको V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो। तो तुम्हारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 2 बार 2 -2, V2 कितना है, माइनस बोल रही हूँ, 0.25 माइनस 0.1, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, -2 इज इंटू 0.15,
ठीक है जी, 0.15। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा तुम्हारा -0.3, 0.3। लेकिन ये आंसर तुम्हारा किस में आया अभी, ये आंसर तुम्हारा किस में आया, ये किस में था, प्रेशर था बार में, वॉल्यूम था लीटर, तो ये लीटर बार में आया है आंसर। और हमें ऑप्शंस दिए हैं जूल में या किलो जूल में, तो जूल में कन्वर्ट कर लो। तो 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारे पास 101, ठीक है, सॉरी 1 लीटर बार, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 101 जूल्स। ठीक है, 100 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इन्होंने हमें 100 ही लेने के लिए बोला है, इन्होंने हमको 100 ही लेने के लिए बोला है। कुछ जगह पे नहीं बोला होगा तो 101 ले लेंगे, क्योंकि उस हिसाब से भी आंसर हो सकता है, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा -0.3 इंटू 100, ये क्या बन गया जूल्स, कितना आ गया तुम्हारा 30 जूल्स। ठीक है, ये जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 030 कुछ नहीं है, ये 30 जूल है। अच्छा जी, माइनस का साइन भी तो है मैम, आप माइनस साइन भूल गए। देखो आंसर में तुम्हें -30 जूल भी दिया है, तुम्हें 30 जूल भी दिया है, -30 जूल भी दिया है, तुमको 30 जूल भी दिया है, तुम्हारा आंसर क्या होगा पता है? बहुत सारे बच्चे -30 जूल लगा के आ जाएंगे, और सारा क्वेश्चन सही करते हुए भी उनका जो है गलत हो जाएगा, नेगेटिव में नंबर चले जाएंगे। क्योंकि ध्यान से देखो उसने क्या बोला है, द वर्क डन बाय द गैस। जब आपको वर्क डन बाय द गैस क्वेश्चन में लिखा गया है, तब आपको आंसर में माइनस नहीं लगाना है, आपका आंसर होगा D30 जूल। ठीक है, आई थिंक वर्क के आपको वैसे कन्वेंशंस पता ही होंगे। वर्क डन, बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब किसकी बात हो रही है, कॉम्प्रेशन की। जब कॉम्प्रेशन होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, पॉजिटिव। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज एक्सपेंशन बाय द सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब एक्सपेंशन। ये आपको साइन कन्वेंशंस पता है मैम, अब उस हिसाब से तो यहाँ पे तो एक्सपेंशन ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखो वर्क डन बाय द गैस बोला है, वर्क डन बाय द गैस मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम तो हमारा कैसा होना चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव ही होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव ही है, तो आपने नहीं लिया। तो देखो उसने मेंशन कर दिया ना, ऑलरेडी मेंशन कर दिया वर्क डन बाय द गैस। जब वो ऐसा खुद से लिख दे, जब वो ऐसा खुद से लिख दे, तब हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गलती होती है, क्योंकि ऑप्शन दोनों ही दे रखे होते हैं, माइनस वाला भी प्लस वाला भी। तो आप सोचते हो कि माइनस में आया है आंसर तो माइनस ही होगा, बट ध्यान रहे कि आपको साइन नहीं यूज करना है जब स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है। अगर वो सिंपली बोल देता कैलकुलेट वर्क डन, फिर हम साइन लगाते, लेकिन जब क्वेश्चन में ही बोल रखा है वर्क डन बाय द गैस, देन यू डोंट हैव टू यूज माइनस साइन। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर है, यहां से इतना क्लियर है बेटा? Okay, so next question, in which case change in entropy is negative, evaporation of water। ठीक है, उसमें तो रैंडमनेस इंक्रीज ही करेगी ना हमारी, अगर वाटर इवेपोरेट होगा तो तुम्हारा लिक्विड से गैसियस में जाएगा, गैसियस में रैंडमनेस ज्यादा होती है। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक्सपैंड हो रही है तो भी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, हमें पता है भाई सॉलिड में तुम्हारा टाइटली पैक्ड होता है मॉलिक्यूल्स, गैस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो रैंडमनेस तुम्हारा क्या दूर दूर होता है ना पार्टिकल्स, तो रैंडमनेस बढ़ता है। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन जो है 2H गिविंग अस H2, यहाँ पे कैसे थे, दो एटम थे वो एक मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, तो वहां रैंडमनेस ज्यादा थी, यहाँ रैंडमनेस घट गई। तो हमसे यही पूछा है एंट्रोपी नेगेटिव कहाँ होगी, डी ऑप्शन में तुम्हारी एंट्रोपी नेगेटिव होगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, bond dissociation energies of x2 y2 and xy are in ratio of 1 ratio 0.5 ratio 1
delta H for the formation of XY is minus 200 किलोजूल मोल इनवर्स, the bond dissociation energy of X2 will be। हमें निकालनी है X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है जी, हमें दिया है XY का फॉर्मेशन है ना, X2 इसका मतलब X2 प्लस Y2 बना रहे हैं XY, और इसके लिए हमें दिया है फॉर्मेशन का डेटा। तो इसका मतलब ये 1 मोल बन रहा है, कैसे बनेगा, यहाँ पे बैलेंस कर दो, हाफ हाफ। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चंस में। हमने कर लिया जी, हमने रिएक्शन लिख लिया, पहला काम हमने क्या कर लिया, रिएक्शन लिख लिया। अब हमें क्या बोला है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का जो डेटा है वो 1:0.5:1 के ऑर्डर में है। इसका मतलब अगर मैं X2 के लिए अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X मान लूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X मान लूं, तो Y2 के लिए कितनी माननी पड़ेगी, 0.5x, और XY के लिए कितनी है तुम्हारी X। ठीक है, हम हमें क्या करना है, XY की ही बॉन्ड, X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है, X2 की हमें बॉन्ड डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन का डेटा दिया है, तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा H रिएक्शन का, वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मेरे क्या है, X2 और Y2, X2 और Y2 है। ठीक है, हमें क्या बोला है यहाँ पे, X2 और Y2 हैं, तो अपने पास यहाँ हम क्या करें, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करें। रिएक्टेंट में मैं क्या बोल सकती हूँ, X2 को मैंने कितना माना है, X2 को मैं मान के चली हूँ X, है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ध्यान रहे भाई, अगर इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे X नहीं लिख सकते, हाफ, साथ में क्या है, हाफ। ठीक है, अब उसके बाद रिएक्टेंट्स हमारे क्या क्या है, Y2 भी रिएक्टेंट है, Y2 के लिए कितना है, 0.5x, इसको मैं x/2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाफ, सॉरी हाफ भी आएगा ना यहाँ पे, या मैं पहले हाफ कॉमन ले लूँ, दोनों में ही तो हाफ आएगा ना, दोनों हाफ हाफ से बैलेंस हो रहे हैं, तो मैं हाफ को कॉमन ले लूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x प्लस x/2। ठीक है जी, दोनों में ही हाफ हाफ था, तो हाफ x प्लस मैं लिखती हाफ x/2, फिर हाफ कॉमन लेती, मैंने एक ही बारी में कॉमन ले लिया, माइनस प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, और तुम्हारे पास कितना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x, और डेल्टा H रिएक्शन तुम्हें कितना दे रखा है, -200, -200। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर ली, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक ही बात है, अगर मैं कॉमन नहीं भी लेती तो कोई बात नहीं, चलो ले लिया मैंने, x/2 प्लस x/4 माइनस x, इसका एलसीएम ले लो, 4 आएगा, तो 2x और ये x माइनस x, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -x/4 आ जाता। ठीक है, -x/4, इधर कितना है, -200, तो तुम्हारा यहाँ से -x क्या आ गया, -x तुम्हारा आ गया, ये 4 इधर चला गया, 200 × 4 कितना होता है भाई, पूरा ही लिख देती हूँ, चलो 200 × 4 तुम्हारा 800, -800 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 800, और देखो x ही हमारा क्या था, x ही तो हमारा X2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था, तो तुम्हारा 800 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, 800 किलोजूल मोल इनवर्स जो है वो आ चुका है X2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, खर्चा कर दो दिमाग का खर्चा। A gas is allowed to expand in a well insulated container। अब ध्यान रहे, एक एक शब्द बेटा, एक एक शब्द क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से हमें समझना है कि हम लोग को क्या क्या चीजें गिवन है, वहां से हम समझेंगे क्या क्या चीजें हम लोगों को क्वेश्चन में पहले से मान के चलनी है। मान के क्या, उसने दिया है बट वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं लिख देगा क्यों कितना लेना है, या फिर तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा है, यू हैव टू पिक दोस कीवर्ड्स, है ना। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, और कुछ कीवर्ड्स मैंने तुम्हें यहाँ स्टार्टिंग में भी बता दिए थे, सारे तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि फिर तो एक तरह से चैप्टर ही पढ़ लिया हमने। चैप्टर अगर तुम्हें देखना है मेरा थर्मोडायनेमिक्स का 1 शॉट बेटा, तो तुम देख सकते हो,
इसी चैनल पे। और वन शॉट से भी ना तुम्हें ऐसा नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, वन शॉट देख लोगे तुम्हारे क्वेश्चन लग जाएंगे। वहां पे भी हमने प्रॉपर फॉर्मूलाज फिर क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कस करा है, तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा उसमें कि बहुत नुकसान है। जल्दी 2x की स्पीड करके देख सकते हो, एक बारी थर्मो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure 2.5। तो मुझे वर्ड्स क्या क्या अभी कैच हुए, एक तो मेरे को इंसुलेटेड वर्ड चमका यहाँ पे, दूसरा मुझे चमका है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर भाई प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस है इरिवर्सिबल। इतना समझ में आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा फॉर्मूले कौन कौन से यूज करने हैं। अच्छा, इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि Q जीरो है, यहां से मुझे समझ आ गया Q जीरो है, प्रोसेस कैसी है तुम्हारी इरिवर्सिबल। ये चीजें मुझे अभी तक समझ में आई है। अब प्रेशर 2.5 atm दिया है फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.5। 2.5 से भाई 4.5 हो रहा है वॉल्यूम तुम्हारा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल्स, जूल्स में तुम्हें डेल्टा यू निकालना है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। So if we want to calculate delta U, we should know the values of Q and W. So Q here is 0, which I figured it out from this keyword that is insulated. So that means Q is 0. अब W figure out करने के लिए I know this process is an irreversible process because the pressure is constant. External pressure is constant. So the formula for work done, I can use this formula minus P external डेल्टा V, या मैं V2 माइनस V1 लिख दूं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब P एक्सटर्नल बेटा कितना है, माइनस 2.5, V2 कितना है 4.5, V1 कितना है 2.5, सो दिस इज माइनस 2.5 और ये बच गया 2। सो मेरे पास W आ गया है 5, और ये कौन कौन से यूनिट में थे भाई, लीटर एटीएम में थे। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास लीटर एटीएम। ठीक है जी, लीटर एटीएम आ गया। हाँ जी, ये यूनिट्स है ना तुम्हारे पास। तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101 जूल्स, क्योंकि हमें जूल्स में बोला है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस 505, 505, हाँ 505 जूल। ठीक है, 5 इंटू 101 कर दिया मैंने, कितना आ गया तुम्हारे पास 505 जूल आ गया, 505 जूल आ गया। अब तुम यहां से देखो क्या करोगे, ये आ गया W, अभी आ गया W। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q प्लस W। Q तो भाई 0 है, डेल्टा U इज इक्वल टू W, एंड W वी हैव हियर इज माइनस 505 जूल। तो मतलब इंटरनल एनर्जी इज योर 505 जूल, बट द टू ऑप्शंस आर गिवन, that is 505 joule and minus 505 joule. So what will be the correct answer? अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइन के साथ ही लिखोगे तुम माइनस 505 जूल। अगर वो पूछता बाय हाउ मच अमाउंट, अगर वो पूछता बाय हाउ मच अमाउंट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, उसने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि डिक्रीज हो रही है, मतलब माइनस साइन आएगा, बाय हाउ मच अमाउंट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, फिर मेरा आंसर क्या होता, फिर बेटा मेरा आंसर 505 होता। तो ये जो शब्द है ना, इनको ध्यान से देखो। पिछला क्वेश्चन भी जो मैंने तुम्हें बताया था ना, वर्क डन बाय द गैस में तुम्हें साइन नहीं लगाना था, तो वो तुम्हें क्या करेगा बेटा, वो ऐसे वर्ड्स देगा, और इस एक सिंगल वर्ड की वजह से बहुत सारे बच्चे अपना क्वेश्चन जो है वो गलत करके आते हैं। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम ये गलती ना करके आओ। यहाँ पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो पूछता कैलकुलेट वर्क डन, साइन के साथ आंसर दो। अगर पूछा है वर्क डन बाय द गैस, उसने बोल ही दिया है माइनस, या लगाने की जरूरत है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर पूछता बाय हाउ मच अमाउंट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर साइन नहीं लगाते। इज दैट क्लियर? साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, देख लो इस क्वेश्चन को एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For a given reaction, delta H is 35.5 and delta S is equal to 83.6 joule Kelvin inverse mole inverse. The reaction is spontaneous at. हमें स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस पता होनी चाहिए क्या होती हैं, हमें ये फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एंड डेल्टा जी क्या होता है हमारा, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। अब हमें ऐसा टेम्परेचर निकालना है जिस पे ये रिएक्शन कैसी हो, स्पॉन्टेनियस हो। तो यहाँ पे जरा एक बार देखो, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव। और तुम्हें पता है बेस्ट कंडीशन स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या है कि तुम्हारा डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बनते हैं ना उसमें, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, रिएक्टेंट एक स्टेबल चीज में जा रहा है, तो वो खुद से होना चाहेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और एंट्रोपी रैंडमनेस इंक्रीज होनी चाहिए। तो डेल्टा एस जो है वो तुम्हारी पॉजिटिव होनी चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। दिस इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी, बट हियर डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ऐसी चीज में हमारे पास डेल्टा एच जो है वो हमारी स्पॉन्टेनिटी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो नहीं है। तो ऐसे में जब आप स्पॉन्टेनिटी आपको अगर हमारी ये प्रोसेसेस हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस हो तो हमें पता है कि ओवरऑल डेल्टा जी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कब आएगा वो, जब तुम्हारा टेम्परेचर हाई होगा। तो ऐसे केसेस में ध्यान रहे कि टेम्परेचर शुड बी हाई, हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता बट डेल्टा एस नेगेटिव होता, दोनों नेगेटिव होते तो लो टेम्परेचर पे होता, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि ओवरऑल तुम्हारा डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। और अगर हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव होता, एंट्रोपी तुम्हारी नेगेटिव होती, तो फिर वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये कंडीशन बनती है एक स्पॉन्टेनिटी के लिए, और तुम्हारी क्या कंडीशन बन सकती है, एक जो सबसे फेवरेबल की डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, उस पे तो किसी भी टेम्परेचर पे तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको जरा टेम्परेचर फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इसे 0 मान लूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारी होती है, तो हम लोग इसे ऐसे अगर मैं मान लूँ 0 सॉल्व करने के लिए, टेम्परेचर निकालने के लिए, क्योंकि हमसे टेम्परेचर पूछा है, तो मेरे पास यहाँ से डेल्टा एच, या मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, और मुझे निकालना है टी, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आ जाएगा। डेल्टा एच कितना है तुम्हारा, 35.5 किलो जूल मोल इनवर्स, और डेल्टा एस है तुम्हारा जूल केल्विन इनवर्स, तो तुम्हें दोनों को जूल्स में रखना है, 1 किलो जूल है, तो 35.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 83.6, ये तुम्हारा आता है 425 के बराबर। ठीक है, ये आता है तुम्हारा 425 केल्विन आएगा, यहाँ से तुम्हारा टेम्परेचर इतना आ जाएगा बेटा। अब ये तो तुम्हारा कंडीशन हो गया, ये टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे चाहिए तुम्हें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो जब तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर तुम्हारा 425 से ज्यादा होगा, तभी ये रिएक्शन तुम्हारी स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। हमने 0 पुट करके जस्ट टेम्परेचर का वैल्यू निकाला, अब इसके ऊपर अगर टेम्परेचर करोगे तो रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं इस बार नीट एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने हैं, जो डेल्टा जी के फॉर्मूला बताया आपको, एक पहले क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको गिब्स फ्री एनर्जी वाला, जिसमें आपको डेल्टा जी नॉट निकालना था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, सो छोड़ के मत जाना। और ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा जो भी वाईक्यू का सेशन है मैं ओवर कर रही हूँ। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उनके कॉन्सेप्ट सीखे। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ध्यान रहे कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा एग्जाम होगा, उतना तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब रिवीजन कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन बेटा।